मैं पुलिस कैडेट कॉलेज का एक स्टूडेंट था। मेरा ख्वाब था पुलिस फोर्स ज्वाइन करके लोगों की खिदमत करूं, इनकी मुश्किल में इनके साथ खड़ा रहूं, मगर नहीं जानता था कि अनजाने में किस दलदल में धंसने जा रहा हूं। मैंने क्या सोचा था और हकीकत कुछ और ही थी, और इतनी भयानक हकीकत कि फिर मेरा पुलिस पर से एतबार ही उठ गया। मुझे इस कैडेट कॉलेज में दाखिला लिए कुछ ही वक्त हुआ होगा जब हमें कहा गया कि पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिस के लिए भी करीबी थाने में जाना होगा। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। मेरा ख्वाब था कि मैं एसपी बनूं, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मेरी मेहनत और लगन से मेरे असातिज़ा भी खुश थे और चाहते थे कि मैं अपना मुकाम ज़रूर हासिल करूं। सोच तो मेरी भी यही थी, जो बहुत जल्द ही ख़त्म भी हो गई थी जब मैंने असलियत जानी। मैं प्रैक्टिस के लिए थाने जाने का सुनकर बहुत पुरजोश हो गया था। मैं भी यही चाहता था कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊं और देखूं कि आखिर मैं इस काम में किस हद तक कामयाब हो सकता हूं। बस इसी सोच के तहत मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था और थाने में जाने के लिए बेचैन हो रहा था। और फिर मुकर्ररा वक्त पर मुझ समेत तकरीबन 12 लड़कों को करीबी पुलिस स्टेशन भेजा गया। तब जाते हुए मैंने एक बात महसूस की थी कि जब हमें भेजा जा रहा था तो जो हमारे सीनियर थे वो हमें मानी खेजी से देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, जबकि कुछ बुझे बुझे से लगे थे। उनका लहजा और अंदाज कुछ जताता और बताता महसूस हो रहा था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, मगर मैंने यही सोचा कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही हर बात बहुत गौर करता हूँ। तभी मुझे ये बात गैर मामूली लग रही थी। खैर, मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और अपने साथियों के साथ थाने में पहुंच गया। मैंने अक्सर सुना था कि थाने का माहौल अजीब सर्द सा होता है और थाने में काम करने वाले सिपाहियों के मिजाज अजीब संग दिलाना होते हैं। तो वहाँ का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था। सब के सब एहसास से आरी बेहिस मर्द थे। इस पुलिस स्टेशन में मैं दिल ही दिल में इस सब से बहुत अफसरदा हुआ था। मुझे हैरत होती थी कि आखिर हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। लोगों में एहसास क्यों खत्म होता जा रहा है। हम पुलिस वालों को तो वर्दी की बहुत ज्यादा अहमियत होनी चाहिए, मगर यहाँ तो पुलिस की वर्दी पहनते ही बेहिसी आ जाती है। वर्दी पहनते ही ये लोग जालिम और जाबर बन जाते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। वर्दी की आड़ में लोगों से पैसे बटोरते हैं। वर्दी की इज्जत और हुर्मत का तक ख्याल नहीं करते। मैं दिल ही दिल में दुखी होने के साथ साथ अहल भी कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। खैर, इसी किस्म की सोच पालते हुए मैं थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने लगा। फिर हमें एसपी साहब के कमरे में ले जाया गया। वो एसपी हमें घूर घूर कर देख रहा था। मुझे इस एसपी से बहुत ही ज्यादा उलझन हो रही थी। वो चेहरे से ही खराट और बेजमीर किस्म का आदमी लग रहा था। उसने हमसे कुछ सवालात किए जो निहायत ही भोंडे किस्म के थे। इन सवालात से मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे हमें इस थाने में प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि किसी और ही मकसद के लिए लाया गया था। और ये सोच जहन में आते ही मैं चौंक गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एसपी ने हमें कहा था कि हमें तफसीली प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन थाने में ही लगाने होंगे। मेरे लिए ये बात भी बहुत ज़्यादा अचंभे का बायस थी, और अब मुझे ये भी सोच आ रही थी कि अगर हमें प्रैक्टिस यहाँ करनी थी तो भला कैडेट कॉलेज का क्या काम, क्योंकि ये सब कुछ तो हमें कॉलेज में भी पढ़ाया सिखाया जाएगा। मगर मैंने ज़्यादा बहस नहीं की थी, क्योंकि जो भी हो वो हमारे सीनियर थे और फिलहाल हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी थी और हर बात माननी भी थी। चुनाचे हम लोग खामोशी से अपने कॉलेज वापस आ गए और अपने टीचर को बताया कि हमें 2-3 दिन तक वहीं रहकर प्रैक्टिस करनी है। हमारी बात पर टीचर ने सर हिलाकर कह दिया था कि ठीक है, जाने की तैयारी कर लो और जैसा एसपी कहें इनकी बात मानना। इनको नाराज ना करना कि फिलहाल वही तुम्हारे सीनियर हैं, और इनको नाराज करने का मतलब अभी से अपने मुस्तकबिल के लिए मुसीबतें खड़ी करना है। लिहाजा वो हमें जो भी कहें इन पर अमल करना। बज़ाहिर तो मेरे असातिज़ा की बात आम सी हिदायत थी, मगर जाने के मुझे लगा जैसे वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमें हर हाल में अपने सीनियर की बात माननी है। खैर, अगले दिन हम लोगों ने अपनी 3 दिन का सामान बांधा और पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। पहला दिन तो हमारा मामूल के मुताबिक गुजरा। हमने मुख्तलिफ केसेस का सर्वे किया। सर्वे करने के दौरान ही वो एसपी हमें थाने के इस हिस्से में ले गया जहाँ पर औरतें कैद हुई थी, और वो हमें मुख्तसर अल्फाज में इन औरतों के जुर्म बताने लगा कि वो किस जुर्म की बिना पर यहाँ लाई गई थी। मैं इन औरतों को बहुत अफसोस से देख रहा था, साथ ही साथ इनकी हालत देखकर भी मुझे तकलीफ हो रही थी। इनकी हालत से साफ वाज़ेह था कि किस किस्म के हालात से गुजर रही हैं वो। मगर उन्होंने जुर्म किया था तो सजा भी तो भुगतनी ही थी। वो एसपी हमें कह रहा था कि हमें प्रैक्टिस इन औरतों से शुरू करनी है। हम लड़कों को इन औरतों के पास भेजा जाएगा ताकि हम सवाल जवाब करके प्रैक्टिस कर सकें। एसपी साहब का कहना था कि मर्दों की निस्बत औरतों से सवाल जवाब में ज़्यादा आसानी होती है, तो ऐसे में हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी हद तक इस एसपी की बात भी दुरुस्त ही थी, मगर मुझे अजीब लग रहा था। मैं इस सब से इनकार करना चाहता था, मगर खामोश रहा, क्योंकि ये मेरी करियर का शुरुआत थी। यहाँ पर मुझे अपनी मर्जी नहीं चलानी थी, बल्कि अपने सीनियर्स की मर्जी के मुताबिक चलना था। मैं हर जगह अपने दिल को मारकर खामोशी इख्तियार करता था, लेकिन मेरे जहन में मुसलसल जंग चिड़ी हुई थी। वो जंग जो सही और गलत की जंग होती है। खैर, वो दिन हमारा खैर से गुजर गया, और रात के वक्त हम जब सोने के लिए लेटे तो एसपी साहब ने कुछ लड़कों को बुलवाया
कि थाने में नई मुजरिम औरतें आई हैं और हमें अब जाकर इनसे तफ्तीश करनी थी। मैं चूंकि थक चुका था और वैसे भी इस सब से बहुत ज्यादा उलझन महसूस कर रहा था, तभी चुपचाप मुंह लपेटकर सो गया। और अगले दिन मुझ पर एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। वो ये कि रात में जो लड़के प्रैक्टिस के लिए तफ्तीश करने गए थे, वो रात भर वापस नहीं आए थे। मेरे लिए ये बात बहुत हैरत की थी, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इनको एक आध घंटे तक वापस आ जाना चाहिए था। तो ये कैसी तफ्तीश थी जिसमें सारी रात ही लग गई थी और वो लड़के अभी तक वापस नहीं आए थे। मुझे रह रहकर अजीब से ख्यालात सता रहे थे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी नज़र में ये आम बात नहीं थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था जब मैंने इन लड़कों को कमरे में आते हुए देखा। पहले पहल इनको देखकर लगा कि शायद वो सारी रात ड्यूटी देते रहे हैं, तभी थके थके से लग रहे हैं। मगर गौर करने पर महसूस हुआ कि इनकी चाल में थकन से ज्यादा किसी और चीज का एहसास हो रहा था, यूं जैसे वो कुछ खोकर आ रहे थे। इनके सर झुके हुए थे और चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और जब यही बात मैंने इनमें से एक लड़के से पूछने की कोशिश की, तो उसने मुंह मोड़ लिया और कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। और इसके साथ ही वो चादर में मुंह छुपाकर सो गया। और बाकी आए लड़कों ने भी ऐसा ही किया। मैं इनकी इस दर्जा खामोशी पर बहुत हैरान हुआ था और अंदर ही अंदर बुरी तरह से चौंक गया था। बाकी लड़के भी हैरत ज़दा से इनको सोता हुआ देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनकी खामोशी का राज क्या है। हालांकि आम हालत में ये हर वक्त शोरगुल मचाए रखते थे और हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज इनकी खामोशी सबको खटक रही थी। और इस खामोशी जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी, वो सब बखूबी जानते थे कि ज़रूर कल रात थाने में कोई ऐसा वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से ये लोग ऐसे थके हारे, निढाल और अफसुर्दा लग रहे थे। मगर फिर सब ही अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। हम यहाँ प्रैक्टिकल के लिए आए थे, इसलिए जो कुछ भी हमने सर्वे किया था वो हम साथ साथ नोटबुक पर नोट कर रहे थे। इस दिन फिर वही एसपी हमें लेकर थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का सर्वे कराने गया और मुख्तलिफ किस्म के केसेस भी हमसे डिस्कस किए गए, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा और समझा और साथ साथ नोट भी करते गए। तकरीबन पूरा दिन हमें इसी काम में लग गया था। जब मैं वापस आया तो वो लड़के जाग चुके थे, मगर अब भी इनके चेहरों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी, यूं जैसे गहरी सोच में गुम हों। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया कि जैसे एक दूसरे से और हम सब से नजरें भी चुरा रहे थे। मैं इनकी हरकतें देखकर बहुत चौंक सा गया था और मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। और मेरा शक मजीद बढ़ गया कि इस थाने में कुछ जरूर ऐसा होता था जो हमारी नजरों से ओझल था। मगर क्या, ऐसा क्या हो रहा था इस थाने में, और आखिर हम इस हकीकत तक कैसे पहुंचेंगे? कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस रात फिर से कुछ लड़कों को बुलाया गया कि कैदी औरतों से पूछताछ के लिए आ जाओ। अब कोई भी लड़का वहां जाने के लिए पुरजोश नहीं था, बल्कि सब ही घबराए हुए थे, क्योंकि इन लड़कों की खामोशी बुरी तरह से खटक रही थी। मैंने भी जाने का सुनकर जल्दी से चादर में मुंह छुपा लिया और सोता बन गया। मैं किसी सूरत भी इस अनजानी राह का मुसाफिर बनना नहीं चाहता था, मगर ये भी जानता था कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल मैंने भी इनकी नज़र में आ ही जाना था, और इससे पहले कि मैं इनकी नज़र में आता, मुझे इस हकीकत तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं यही सोचने के लिए उठकर बैठ गया। कुछ लड़के आज भी जा चुके थे और इन जाने वालों में मेरा एक दोस्त भी था, जिसके साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। बाकी जो रह गए थे वो सब भी मेरी तरह जाग रहे थे और सोचों में ही गुम थे। वो भी हैरान परेशान थे और इन लड़कों से बहुत बार बात करने की कोशिश की जो गुज़श्ता रात वहाँ गए थे, मगर इन लड़कों ने मुंह खोलने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो वापसी की तैयारी भी बांध ली थी कि कल हम वापस एकेडमी चले जाएंगे। उनकी बात पर मुझे शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा और मैं बेसब्री से अपने दोस्त के आने का इंतजार करने लगा कि अब मुझे वही हकीकत बता सकता है। और फिर अपने दोस्त के इंतजार में मैं सारी रात जागता रहा, मगर मेरा दोस्त और बाकी लड़के भी सारी रात नहीं आए। और जब सुबह की रोशनी तकरीबन फैल चुकी थी, वो तभी आए और मैं इनकी हालत देखकर दंग रह गया था। वो भी लड़खड़ाते हुए आ रहे थे और इनकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले वाले लड़कों की थी। क्योंकि मैं सोया ही नहीं था और बाकी सब सो चुके थे, इसलिए इनकी चाल और लड़खड़ाहट बाकी लड़कों से छुपी रह गई थी। फिर मैंने बेताबी से अपने दोस्त को जा पकड़ा और पूछा कि वो रात भर किस किस्म की तफ्तीश करते हैं। तो मेरी इस बात सुनकर मेरे दोस्त ने मुझे भीगी आंखों से देखा और बोला कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता, बल्कि मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी या किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। हाँ, तुम चाहो तो सच्चाई तक पहुंच सकते हो और तुम्हें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि हकीकत जान सको और इस अजियत से बच सको जिस अजियत से हम गुजरे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सच्चाई तक पहुंच जाओगे और इस मसले का हल भी निकाल लोगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। इससे पहले कि मैं इसे कुछ पूछता, उसने जल्दी से मुंह फेर लिया, क्योंकि दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था और वो हमें घूर रहा था। मैं समझ गया यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी और इस थाने में जरूर कुछ गलत काम होता था, और यकीनन ये लड़के भी इसी गलत काम का शिकार हो चुके थे।
तब भी वो सब मुरझाए हुए और उलझे हुए से थे। मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा शशोपंज और उलझन का शिकार हो चुका था और हकीकत तक पहुंचने का कोई तरीका सोचने लगा कि मुझे हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना था। मगर ऐसा क्या करूं कि मुझे सब कुछ मालूम हो जाए और वहां पर किसी को शक भी ना हो, क्योंकि वो थाना था और जगह जगह पुलिस वाले ठहरे हुए थे। मेरा उठाया गया एक भी गलत कदम मेरे लिए मसला पैदा कर सकता था। मुझे जो भी करना था बहुत सोच समझ कर करना था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो बस मुझे इतना बता दे कि इनको किस तरफ बुलवाया जाता है, तो मेरी दोस्त ने मेरी बात सुनकर मुझे खिड़की के सामने बने 2-3 कमरों का बताया कि वहां पर बुलाते हैं। मैं अपने दोस्त की बात पर सर हिलाकर बाहर चला गया और वर्जिश करते करते बहाने से इन कमरों का जायजा लेने लगा। मेरा अंदाज ऐसा था कि जैसे मैं जॉगिंग और वर्जिश के दौरान ही चल फिर रहा हूँ, ताकि किसी को मेरी हरकतों सकनात पर शक ना हो। जो भी सिपाही मेरी तरफ मुतवज्जो होता, मुझे जॉगिंग और वर्जिश करता देखकर पुरसुकून होकर वहां से हट जाता। वैसे भी इनकी नज़र में हम शागिर्द थे और मुस्तकबिल में हमें इन्हीं थानों में नौकरी करनी थी, इसलिए भी कोई ज्यादा गौर फिक्र नहीं कर रहा था। फिर मैं ऐसे ही इन कमरों का जायजा लेते लेते पीछे की तरफ गया तो मुझे वहां कमरों की खिड़कियां नजर आईं। तो मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। अब मुझे जो भी करना था वो यहीं खिड़कियों के पास से ही करना था। मैं जल्दी से एक कमरे की खिड़की के पास गया और इसको डरते डरते खोलने की कोशिश की, तो मेरी जरा सी कोशिश से वो पुरानी खिड़की खुल गई। फिर जब मैंने इसको खोला तो अंदर कमरा खाली था, मगर इस कमरे की हालत मुझे चौंका गई थी कि कुछ ना होते हुए भी मुझ पर बहुत कुछ वाजे होने लगा था, जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने इस खिड़की को फिर इस तरह से अटकाया कि दोबारा खुलने पर वो खिड़की बिना किसी आवाज और मसले के आराम से खुल जाती। फिर मैं जल्दी से वापस अपने कमरे की तरफ आ गया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी शक हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ। आज भी वो लड़के जो रात भर झाँक कर आए थे वो सो चुके थे और बाकी इनका मुंह देख रहे थे कि कोई भी इनको बता क्यों नहीं रहा कि रात भर किस नौयत की तफ्तीश होती है। मैंने इन सबको नजरअंदाज किया और नाश्ता करने के बाद सोने के लिए लेट गया, क्योंकि मैं रात भर जागता रहा था और फिर मुझे अगली रात भी जाग कर गुजारनी थी और इसके लिए जरूरी था कि मैं अपनी नींद पूरी करता। लिहाजा अपने बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गया और तकरीबन दोपहर के करीब ही मेरी आंख खुली। मैं उठा, नहाने के बाद मैंने कमरे में रखा अपने हिस्से का खाना खाया और फिर जाकर थोड़ा बहुत घूमकर अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखता रहा। मैं यही जाहिर कर रहा था कि मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ अपने इसी काम में मसरूफ हूँ, मगर दिल ही दिल में मैं बेसब्री से रात का इंतजार कर रहा था। और फिर मेरा इंतजार खत्म हुआ और रात हो गई। रात होते ही मैं इस तरीके से एक साइड पर रहा कि आने वाले सिपाही और लड़कों की नजर मुझ पर ना पड़े और कोई मुझे जाने को मत कहे। और फिर 3 लड़के चले गए और मैं किसी की नजर में नहीं आया। फिर 2-3 घंटे गुजर जाने के बाद मैं चुपके से कमरे से निकला। मैं खासा घबराया हुआ था और मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मुझे पकड़े जाने का डर भी था, मगर मैं आज हर सूरत इस रात की असलियत जानना चाहता था। तभी हिम्मत करके इन कमरों की तरफ बढ़ा और दिल ही दिल में अल्लाह को मदद के लिए पुकारने लगा। और फिर अल्लाह का खुसूसी करम हुआ कि कमरों के सामने मौजूद सिपाही तो थे, मगर वो मेरी तरफ मतवज्जो नहीं हुए। इनका ध्यान सारा कमरे में होने वाले काम की तरफ था और वो कमरों का नजारा देखने में इतना मशगूल थे कि मैं इनके पास से होता हुआ कमरों की पिछली तरफ चला गया और इनको खबर भी नहीं हुई। हालांकि मैं अंदर ही अंदर बहुत खौफजदा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि अगर किसी की नजर मुझ पर पड़ जाती तो यकीनन इसका अंजाम बुरा होता। मैं सबसे नजरें बचा कर छुपता छुपाता इस तरफ गया। फिर मैं जल्दी से इस खिड़की के पास पहुंचा जिसको मैंने अटका दिया था। मैंने धड़कते दिल से वो खिड़की खोली तो सामने के मंजर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं जल्जलों की जद में था। जो कुछ मैं देख रहा था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि कमरे में कैदी औरतें और वो आए हुए लड़के बिल्कुल बरहना थे और इंसानियत और एहसास से आदि गंदे और घिनौने काम में मसरूफ थे। ये देखकर ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। फिर मेरी नज़र कमरे में खड़े एक सिपाही पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो सिपाही इनकी वीडियो बना रहा था और इस एंगल से बना रहा था कि जिसमें कैदी औरत का चेहरा वाजे नहीं था, मगर इन लड़कों के चेहरे इन वीडियोस में बिल्कुल वाजे होने थे। ये देखकर मैं शदीद सख्ते में चला गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ऐसे किसी काम की भी इंतहा है। वो मुझे अंदाजा हो गया था कि इस काम के पीछे भी यकीनन इसकी कोई बड़ी बात छुपी हुई थी और इस बात तक पहुंचने के लिए मुझे कोई मजबूत बंदे की जरूरत थी और वो बंदा भी मेरी नजर में था। फिर मैंने जल्दी से अपने मोबाइल में थोड़ी सी वीडियो सबूत के तौर पर बनाई और फिर छुपते छुपाते वहां से निकल आया और अपने बिस्तर में बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। मुझे हर हाल में इस घिनौने काम की रोकथाम करना थी और इसके लिए मुझे क्या करना था वो मैंने सोच लिया था। जैसे तैसे मेरा इंतजार खत्म हुआ और सुबह हो गई। तब मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से निकल गया। मुझे कुछ सिपाहियों ने रोका तो मैंने यही बोल दिया कि मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है तो मुझे अभी जाना है। फिर मेरी बात पर मुझे किसी ने नहीं रोका।
और मैं इस पुलिस स्टेशन से निकल आया। वहाँ से निकलते ही सीधा अपने इलाके के कमिश्नर के पास पहुँचा। वो बहुत ही हमदर्द, मुखलिस और नेक आदमी था, और इसी को देखते ही मैंने ये बात पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सोचा था। और वही था जिसने मुझे पुलिस कैडेट कॉलेज में दाखिला भी दिलवाया था। मुझे यकीन था कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैं चूँकि सुबह सुबह इसके घर गया था, इसलिए वो अपने घर पर ही था और अभी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरा सुनकर उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर थोड़ी ही देर में तैयार होकर आ गया और मुझसे आने की वजह पूछी, तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर इसको सब कुछ बता दिया और जो वीडियो बनाई थी वो भी दिखाई। ये सब सुनकर वो कमिश्नर गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे थपकी दी और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये सब कुछ मुझ तक पहुंचा दिया। अब मैं इन लोगों से निपट लूंगा। मैं किसी हद तक जान चुका हूँ कि इस सब की वजह क्या है। तुम घर जाओ और जब तक मेरे कंट्रोल में नहीं हो जाता तुम घर पर ही रहना। कमिश्नर साहब की हिदायत पर मैं अपने घर चला गया और बेसब्री से सच्चाई जानने का इंतजार करने लगा। और फिर जल्द ही मेरा इंतजार खत्म हुआ और मुझे जो हकीकत पता चली उसने मेरी रूह को फना कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस वर्दी को पहनने के शौक में हम जैसे नौजवानों के साथ क्या होता है, और हम जो मुल्क और कौम की खिदमत का सोचकर ये वर्दी पहनते हैं, हमें फिर किस किस्म की खिदमत पर लगा दिया जाता है। और इस चक्कर में वो बेचारी कैदी औरतें खिलौने के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जो बेशक मुजरम तो होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इनको जेल में बंद करके इनकी इतनी तजलील की जाए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब से मुझे असल बात पता चली थी कि प्रैक्टिस के नाम पर 9 अमर स्टूडेंट्स को इस कमरे में बुलाकर फिर इनको नशे वाला जूस पिला दिया जाता है और साथ ही कैदी औरतों को बेलिबास करके इन लड़कों के हवाले कर दिया जाता है। और वो लड़के नशे में होने की वजह से अपना होश खो बैठते हैं और जिना जैसा गलीज काम करते हैं। और ये सब करते हुए इनकी वीडियो बनाई जाती है, और जब अगली सुबह इनको होश आता है तो इनको वही वीडियो दिखाई जाती है कि उन्होंने रात तफ्तीश के नाम पर कैदी औरतों के साथ क्या क्या किया था। और सब करते हुए इनकी वीडियो बनाई गई है। और फिर बाद में जब वही लड़के पुलिस में किसी न किसी पोस्ट पर भर्ती हो जाते हैं तो इन लड़कों से गलत और नाजायज काम करवाए जाते हैं, और अगर वो गलत काम करने से मना करें तो उनको इन्हीं वीडियोस की धमकी दी जाती है। और इसी चक्कर में वो लड़के ना चाहते हुए भी अपने बेगैरत सीनियर्स का हुक्म मानते हैं और बजाय कौम की खिदमत करने के वो कौम को जलील और रुस्वा करते हैं। और इस सब में सिर्फ हम जैसे गरीब लड़के ही फंसते हैं, जो अपनी मेहनत के बलबूते पर पुलिस फोर्स और आर्मी फोर्स ज्वाइन करते हैं ताकि इनके पीछे किसी मजबूत पोस्ट वाले का कोई रिश्ता होता है। ऐसे में हम जैसे गरीब लड़कों को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के काम निकलवाना इन बेजमीर और बिके हुए पुलिस वालों के लिए बहुत ही आसान होता है। वो तो शुक्र कि मुझे इस कमिश्नर ने ना सिर्फ दाखिला दिलवाया था बल्कि ये भी कहा था कि जब भी कोई मसला हो मैं इसको बताऊं। वो मेरे बड़े भाई जैसा है और वाकई उसने अपना कहा सच कर दिखाया और बड़ा भाई बनकर ही मेरी बात सुनी और इन जलील लोगों को अपनी हिरासत में लेकर वो सारी वीडियोस भी ज़ाया की जो लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई थी। और चूंकि इन लड़कों को नशा आवर जूस पिलाया जाता था और वो अनजान होते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए इनको कोई सजा नहीं मिली थी, क्योंकि वैसे भी ये सब एक साजिश के तहत होता था। इस पर लड़के भी मजबूर थे। अब बज़ाहिर सब बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा इस पुलिस वर्दी पर से एतबार ही उठ गया था और मैं समझ गया था कि यहाँ गरीब लड़कों को गलत काम में फंसाने के लिए कोई भी ओछा हथकंडा आजमाया जा सकता है, और मैं इस नौकरी की खातिर अपने ज़मीर और अपने ईमान का सौदा नहीं करना चाहता था। वैसे तो आजकल हर शोबे में यही सब चल रहा है। पहले सबसे इज्जतदार शोबा एक उस्ताद का होता था। उस्ताद को माँ बाप का दर्जा दिया गया था और इसकी इज्जत और एहतराम की तलकीन की जाती थी। लेकिन आजकल तालीम इदारों में ऐसे घिनौने काम हो रहे थे और उस्ताद ही अपने शागिर्दों के साथ इस किस्म के घिनौने काम कर रहे हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अपने मुल्क की हालत देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पर इंसान इज्जत और एहतराम के साथ काम कर सके, जहाँ पर इसकी इज्जत नफ्स को कुचला नहीं जाए, इसकी मजबूरी और बेबसी का फायदा नहीं उठाया जाए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरफ हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं इनको बेहतरी की तरफ लाए और हमारे हाल पर रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन।